आभास, मैं एक चीज़ बहुत उत्सुकता के साथ जानना चाहती हूँ कि बाबर ने, आपने बताया कि 4 साल ही बस भारत में था वो। तो 4 साल पहले का बाबर जब वो भारत नहीं आया था और 4 साल जब वो यहाँ रहा उसके बाद का बाबर, इसमें कहीं इंडिया के, भारत के जो कल्चर चीज़ें उसने सीखी, देखी, जानी, उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा? कुछ आपको ऐसा डायरी में मिला? हाँ, कुछ हद तक। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कुछ हद तक क्योंकि उसका स्टिंट काफ़ी छोटा था, 4 से 5 साल, 1526 से लेकर के 1530। तो इतने छोटे से स्टिंट में किसी सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट होना बहुत ओवरवेलमिंग थॉट है, इतना आसान नहीं है। लेकिन आभास जी, बाबर को सबसे पहली चीज़ भारत की तरफ क्या आकर्षित किया? कौन सी ऐसी चीज़ थी? क्या सिर्फ सोना चांदी था? क्या सिर्फ टैक्स वसूलना था जो उसको आकर्षित किया था? उसका एक सबसे अहम कारण ये था उसका बचपन। बाबर ने अपने पिता को 11 साल की उम्र में गंवा दिया था, 1494 में। और उसके बाद उसका भरण पोषण उसकी नानी दादी ने किया था। और उसकी नानी और दादी दोनों उसको तैमूर की कहानियां सुनाया करती थी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टाइमलेस सागा, जहां पर बात होती है हिस्ट्री और कल्चर की। जी हाँ, हिस्ट्री एंड कल्चर को जानना अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जनरली हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो एक लिमिटेड हिस्ट्री होती है, उसके लिए हमें और भी कुछ जानना ज़रूरी है। तो हमने कोशिश की है कि इस शो के ज़रिए हमारी जो भारतवर्ष की हिस्ट्री है, क्या क्या हुआ, उसके कुछ कुछ अंशों को आपके पास पहुंचाया जाए। आज जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनकी किताब है ये बाबर, कुछ समय पहले मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुग़ल काल को जाना जाए। उस वक्त भारत में क्या सांस्कृतिक विरासतें थी? नालंदा ख़त्म हो चुकी थी, जल चुकी थी, लेकिन क्या नालंदा के विजडम में मुग़ल इंटरेस्टेड थे? जब मुग़लों ने भारत को देखा, सबसे पहले जब बाबर ने यहाँ आने का सोचा, तो क्या सोचा उसने भारत के बारे में? क्यों वो भारत को सोने की चिड़िया मानता था? उस वक्त भारत में किस तरीके के बिज़नेस डेवलप हो रहे थे? क्या हम ट्रेड में बहुत आगे थे? इस सारी बातों को पिरोया है मेरे मेहमान ने एक सूत्र में, और आपके लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहेगा इस पूरे पॉडकास्ट को देखना। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी आपके लिए बहुत सरल भाषा में हम इतिहास लेकर आए हैं भारतवर्ष का। आपको थोड़ा सा पॉडकास्ट अलग लगेगा, क्योंकि अभी तक हम बहुत आध्यात्मिक बातें करते हैं, हम बहुत ज्योतिष की बातें करते हैं, लेकिन देखिए इतिहास इतिहास है, और अपने भारत का इतिहास जानना, उस वक्त क्या हो रहा था, वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड ऑथर एंड हिस्टोरियन आभास मल्दहियार का। आभास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते। हमारी इस खास सीरीज़ हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसका नाम है टाइमलेस सागा, हम हमेशा हिस्ट्री और कल्चर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट लेंसेस। तो आज हम बाबर को जानेंगे, क्योंकि आपकी जो किताब है मैं इसको ग्रंथ ही कहूँगी, बाबर के ऊपर लिखा हुआ ये किताब है आपका। पढ़ी मैंने, स्किम थ्रू करी मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत समय मुझे मिला नहीं। तो आज हम बाबर के पर्सपेक्टिव को जानेंगे कि बाबर हमेशा से अपनी मेमोरीज़ के बारे में लिखते थे। बाबरनामा जो उनकी डायरी थी, वो भारतवर्ष के बारे में लिखते थे, यहाँ के कल्चर के बारे में लिखते थे। जो हमारा डीप इंटेलेक्चुअल कल्चर है, जो हमारा स्पिरिचुअल विजडम है, उसके बारे में बाबर क्या लिखते थे, क्या कहते थे, कैसे उन्होंने मुग़ल साम्राज्य में उसको अप्लाई किया, आज हम इन सब को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और हम नालंदा, उस समय तक तो नालंदा नहीं था जब बाबर यहाँ पे आए, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि बाबर को कुछ इंटरेस्ट आया था, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली कि मैं बाबर पे लिखूँगा? किसी भी इंस्पिरेशन के पीछे अक्सर आपका बचपन होता है। और मेरा जो बचपन था वो 90 का दशक है, और 90 के दशक में भारत बहुत तरह के आइडियोलॉजीज़ के चपेट में आ चुका था। लोग हमेशा से
राम मंदिर की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं आपके साइक में वो एक बाबर एक एज ए कैरेक्टर आपके मन में बैठ चुका होता है। उसके साथ उस वक्त दूरदर्शन पे अकबर द ग्रेट बोल करके सीरियल आता था। उस वक्त दूरदर्शन पे मुगले आजम दिखाया गया था। तो मिला जुला करके आपके साथ ये जो मुगल राजा थे वो हमेशा चल रहे थे आपके साथ, क्योंकि ये वो दौर था जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। उस समय ट्रेंड्स का मतलब था जो दूरदर्शन पे चल रहा है वही ट्रेंड है, और वही शायद आप अगले दिन स्कूल में भी आप उसकी बातें किया करते थे। ये और उसके साथ जब मैं आगे बढ़ रहा था, जब एनसीईआरटी की बुक्स की दौर आती है, सो ये काफ़ी, आप इसको कोई अनफॉर्चुनेट बोले या फॉर्चुनेट बोले, लेकिन मुगलों के बारे में काफ़ी बखान हुआ करता था। ग्लोरीफाइड थे, काफ़ी ग्लोरीफाइड रहते थे। और अकबर के बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है, हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में कम बातें थी। और जाहिर सी बात है क्योंकि बाबर का स्टैंड भारत में बहुत ही कम था। यहाँ पे उसने सिर्फ 4 साल शासन किया, और पूरे भारत में नहीं, एक छोटे से रीजन में, राजस्थान का कुछ पार्ट था, आगरा था, दिल्ली था, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, ये उसने बिहार और बंगाल को भी लेने की कोशिश किया, बट उसके वो उस पर कब्जा नहीं कर सका था। लेकिन अब जैसे कहानियाँ आगे बढ़ती गई, ये सारी कहानियाँ जो मुग़ल ग्लोरिफिकेशन की है, या फिर जो आपकी मेमोरीज़ हैं बचपन की, चाचा चाची की बातें वगैरह, उसके साथ साथ तब तक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां की आपके टीवी डिबेट्स में भी एंटर कर चुके थे। तो हर दिन आप जब वापस काम से वापस घर पे आते हैं तो प्राइम टाइम में उसका डिस्कशन हमेशा बना रहता था। कई बार ऐसा लगेगा कि मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि औरंगजेब या छत्रपति शिवाजी महाराज ही शायद इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसलिए वो प्राइम टाइम के पार्ट बन चुके हैं। लेकिन अगर टीवी एंकर्स भी, न्यूज़ एंकर्स भी उस बात को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में है और वो आगे आके निकल के आना चाहती है। तो एंगस मैडिसन एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक इकोनॉमिक प्रोजेक्शन किया था फ्यूचर में क्या होगा, और पहले किस तरह का जीडीपी था और जीडीपी पर कैपिटा क्या था। जब मैंने उनके डेटा को सच में खोल के देखा तो मैं हतप्रभ रह गया, क्योंकि मुगल काल में जीडीपी शेयर जो था वो 24% था, जो कि 1/4 है। लेकिन 1000 सीई में, यानी कि 5 सेंचुरी पहले, ये तकरीबन 28% है, और 1 सीई में 32% है। इसका मतलब ये है कि आपका जीडीपी शेयर थोड़ा कम होता गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई थी, वो ये थी कि जीडीपी पर कैपिटा मतलब हर लोगों के पास कितना पैसा है एवरेज, और जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ जो था वो पूरे मुगल काल में नेगेटिव था, जो ब्रिटिश काल में भी नहीं था। सो अब मेरे लिए ये एक रेड फ्लैग था, ये अलार्मिंग सिचुएशन था कि शायद जो फैक्ट्स परोसे जा रहे हैं वो फैक्ट्स हैं, 1/4 है, लेकिन ये फैक्ट्स तब ज़्यादा बेहतर लगेगा जब ये बोला जाएगा उस समय 1/4 है, लेकिन उससे पहले ये 1/3 था। तब आप इस पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, कंपैरिजन करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी के लिए 1/4 इकोनॉमी होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और जब मैंने डिसाइड किया, मैंने एक्स पे ये अनाउंस किया कि मैं पूरी मुगलों के ऊपर पूरी किताबें लिखूंगा, हर एम्परर के ऊपर। और जाहिर सी बात थी, बचपन की मेमोरीज़ वगैरह सबके साथ, तो मुग़ल एम्पायर के फाउंडर जो बाबर थे उनसे ही कहानी शुरू करनी थी। और मैंने इसके लिए फ़ारसी सीखी उस समय की, और मैंने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेस किया, और वहाँ से मैं सत्य को लेकर के सामने आया। चाहे वो सत्य किसी के लिए सुंदर हो सकता है, किसी के लिए वो बदसूरत हो सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतिहास सिर्फ उस समय के लोगों को ही ओ करता है, या फिर उस समय के समय को ही वो ओ करता है। इतिहास किसी के बाप की जागीर है नहीं कि कोई बदल देगा। इतिहास जैसा है वैसा है, गुड बैड अगली, हमको उस तरह से लेना पड़ेगा। और इसी पर्पस के साथ मैं लिखना शुरू किया। और ये जो आज आपके पास बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान है, जो कि सिक्वल है बाबर द चेस बोर्ड किंग की। और इसमें अगर आपको बाबर द चेस बोर्ड किंग में उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है, उसके फाउंडिंग ईयर्स के बारे में, तो क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान में क्या कर रहा था, क्या उसके इंटरेक्शंस थे, अच्छे बुरे, सब कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं।
पानीपत की लड़ाई भी एक पानीपत की चैप्टर लड़ाई, लिखा है आपने। पानीपत की लड़ाई है, बैटल ऑफ खानवा है, बैटल ऑफ बयाना है, बैटल ऑफ चांदेरी है। सो इसमें मैंने हर एस्पेक्ट को कवर किया है। और अगेन, इन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कुछ लोगों के लिए एक चैप्टर बड़ा सुंदर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल। दूसरा चैप्टर सुंदर हो सकता है, लेकिन एक इतिहासकार, हाँ अब मैं आपको खुद खुद को इतिहासकार बोल रहा हूँ तो लोगों को फिर से बुरा लग सकता है क्योंकि मेरे पास इतिहास की डिग्री नहीं है। और लोगों का ये कहना है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इतिहासकार कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ और मैंने ये देखा है कि जो सबसे अच्छे आर्किटेक्ट हैं उनके पास आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है। तो टडा आंडो एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं, जापानीज आर्किटेक्ट हैं और उनको हम सब बहुत मानते हैं, उनके पास आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है। सो मैं नहीं मानता हूँ कि इतिहास की डिग्री होनी उतनी आवश्यक है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने प्रोसेस अप्लाई किया, मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा। जो मैंने ये ऑब्जर्व किया पहले के हिस्टोरियन से नहीं किया, तो मेरे हिसाब से मैं उनसे थोड़ा सा एक कदम बढ़ करके काम किया है मैंने। अब ये लोगों के ऊपर है वो किसको किस तरह से रिसीव करते हैं। एक्चुअली आभास मुझे लगता है और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इला जी आप बाबर के बारे में, मुगल शासक के बारे में क्यों बात कर रही हैं। तो अगर हम एक नज़रिया ये देखें, ये शो ही हिस्ट्री को जानने का है, यहाँ पर सही और गलत हम प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ फैक्ट बताने के लिए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्पीकिंग ट्री जब भी बात करता है इतिहास के बारे में तो हम उस वक्त के भारतवर्ष या हम जिस भी एरा की बात कर रहे हैं उस वक्त के भारतवर्ष का जो कल्चर था, जो स्पिरिचुअल एसेंस था, जो इंटेलेक्चुअल एसेंस था, हम उसको लेकर चलेंगे इस पूरे पॉडकास्ट में। क्या बाबर स्पिरिचुअल था? क्या बाबर कल्चरल में बहुत इन डेप्थ से जाता था? बाबर की एक बहुत अच्छी खासियत ये थी कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। और मेरा ये मानना है कि बाबर और उसके सक्सेसर्स के बीच में अगर कोई इंसान सबसे इंटेलिजेंट था या फिर जिसको हम इंटेलेक्चुअल बुला सकते हैं तो ये बाबर था। उसके अलावा वो बाकी चीज़ें अलग हैं कि उसने क्या डिस्ट्रक्शन की है या क्या जो भी था, लेकिन उसमें इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी। और इस वजह से उसने अब तक का एक सबसे अच्छी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको बाबरनामा हम के रूप में जानते हैं। आपने पढ़ी है हाँ, बाबरनामा? मैंने ओरिजिनल फारसी में पढ़ी है। ओह! चगताई तर्कीक में बाबर ने लिखा था, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन हुआ फारसी जो आज हमारे पास अवेलेबल है। चगताई तर्कीक हमारे पास नहीं है, तो अगर वो शायद होती तो मैं उस भाषा को भी सीखने की कोशिश करता, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे उस ऑथोरिटी की भाषा में जाकर के उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना है ताकि उसमें ये एक अनफिल्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह बाहर निकल सके। आभास मैं एक चीज़ बहुत उत्सुकता के साथ जानना चाहती हूँ कि बाबर ने, आपने बताया कि 4 साल ही बस भारत में था वो। तो 4 साल पहले का बाबर जब वो भारत नहीं आया था और 4 साल जब वो यहाँ रहा उसके बाद का बाबर, इसमें कहीं इंडिया के, भारत के जो कल्चर चीज़ें उसने सीखी, देखी, जानी, उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा? कुछ आपको ऐसा डायरी में मिला? हाँ, कुछ हद तक। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कुछ हद तक क्योंकि उसका स्ट्रिंग काफ़ी छोटा था, 4 से 5 साल, 1526 से लेकर के 1530। तो इतने छोटे से इंस्टेंट में किसी सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट होना बहुत ओवरवेलमिंग थॉट है, इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके ऑब्जर्वेशंस थे, उसके ऑब्जर्वेशन अच्छे भी थे बुरे भी थे। जैसे उसने भारत की अच्छाई भी की भी बात की है, बुराई की भी बात की है। अब जब वो भारत की बात करता है तो यहाँ पे वो इनके टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है जो बहुत यूनिक है। कैसे? वो हाँ ये बताता है कि कैसे पहले पहर से दिन की शुरुआत होती है। लोग पहले पहर से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और पहर के रूप में कैसे समय को यहाँ पे बांटते हैं जो कि उनके सिविलाइजेशन में नहीं होता है। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते जी, हैं, वहाँ से शुरुआत होती है दिन की। तो जी, बाबर इन सब चीज़ों को पढ़ता था, जानता था। जी, बाबर ने इनफैक्ट एक वो टेम्पल भी विजिट किया था जहाँ पे वो ये बताता है कि सबसे पहले उसने इस तरह के साधु देखे, क्योंकि वो साधु कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो तपस्या के मूड में बैठे हुए थे। तो ये काफ़ी अनयूजुअल था बाबर के लिए। और इसको भी वो अपने डायरी में एक्सप्रेस करता है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया। अब एक आक्रांता के लिए, अगर आप आक्रांता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था कि स्पिरिचुअली वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। उसने यहाँ के फेस्टिवल्स को ऑब्जर्व करने का कोशिश किया।
यहाँ के फ्रूट्स को, फल को देखने का कोशिश किया। यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम क्या था उस पर फोकस किया कि वो राहट जिसको बुलाते हैं, जो सर्कल की तरह घूमता है, वो चक्का रहता है, पहिया रहता है और उसमें बाल्टियाँ लगी रहती है, उससे पानी गिरता है। तो उसको वो ऑब्जर्व करके उसके बारे में बता रहा है कि इरिगेशन मेथड्स कैसे थे भारत में। यहाँ के पंछियों की वो बात कर रहा है, कैसे कैसे पंच, और ये उसकी बहुत पुरानी ऑब्जर्वेशन। वो जहाँ पे भी जाता था, जब बाबरनामा की शुरुआत में आप देखेंगे तो वो समरकंद को भी जब एक्सप्लेन कर रहा है, वहाँ के पंछियों की बात कर रहा है, वहाँ के फल की बात कर रहा है, वहाँ के पेड़ पौधे की बात कर रहा है। तो बाबर जब यहाँ के लोगों की भी बात कर रहा है तो यहाँ पे वो अच्छे बुरे सब कुछ वो बताता है। जहाँ यहाँ के लोग उसको उतने सुंदर नहीं लगते हैं, ये वो बहुत क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ की जो ड्रेसिंग सेंस थी वो उसकी इतनी अच्छी नहीं लगती है। वो बोलता है कि यहाँ पे लोग सिर्फ धोती पहन लेते हैं और सिर्फ ऊपर से एक गमछे से खुद को ढक ले रहे हैं। लेकिन अब जो बाबर का ये ऑब्जर्वेशन निकल करके आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर रीजन को बाउंड होकर के स्पेसिफिक हो, उसने पूरे भारत को देखा नहीं है। और अक्सर वो फ्रंटियर बॉर्डर्स या फिर जो खेत में काम करने वाले लोग थे उनसे उसकी इंटरेक्शन हो रही है। अब हमारे नज़र में इनफैक्ट धोती पहनना भी और एक चादर रखना भी बैड सेंस ऑफ ड्रेसिंग नहीं है, लेकिन बाबर जिस जगह से आ रहा है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही हार्श थे, जहाँ पे अगर आप अपने आप को पूरी तरह से कवर करके नहीं रखते तो आप वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। सो उसने जो देखा था उसके कंपैरिजन में ये एक अभाव का सूचक था उसके लिए। लेकिन आयरनिकल ये है कि बाबर खुद ये बताता है कि भारत में धन और दौलत और शोहरत बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैं भारत जाना भी चाहता हूँ, क्योंकि जो काबुल में नहीं हो पा रहा है, काबुल में उसको वो टैक्स नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो भारत में वो टैक्स जनरेट कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे सोने चांदी बहुत है। तो ये थोड़ा आयरनिकल है, लेकिन हम बाबर को ये नहीं बोल सकते कि उसने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नहीं वो इकोनॉमिक एनालिस्ट था, नहीं उसका मकसद। उसने एक डायरी लिख रहा था, उसको ये नहीं पता था कि कल को इस तरह से पब्लिश हो जाएगा या फिर लोग इतने। इट वॉज अ वेरी पर्सनल डायरी, एक पर्सनल डायरी की तरह था। वो अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। और इट्स सो फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट बाबर के लिए कि आज हम उसके बाबरनामा को पढ़ करके, थ्रेडबेयर करके बाबर के बारे में बातें कर रहे हैं। आभास जी, बाबर को सबसे पहली चीज़ भारत की तरफ क्या आकर्षित किया? कौन सी ऐसी चीज़ थी? क्या सिर्फ सोना चांदी था? क्या सिर्फ टैक्स वसूलना था जो उसको आकर्षित किया था? उसका एक सबसे अहम कारण ये था उसका बचपन। बाबर ने अपने पिता को 11 साल की उम्र में गंवा दिया था 1494 में। और उसके बाद उसका भरण पोषण उसकी नानी दादी ने किया था। और उसकी नानी और दादी दोनों उसको तैमूर की कहानियाँ सुनाया करती थी। और तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और तैमूर लेकिन अपना एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं कर सका था। और तैमूर हमेशा से एक ऐसा शासक था जो इस पूरे परिवार के लिए मोड ऑफ इंस्पिरेशन था। वो हमेशा अपने लीनियज को तैमूर से लिखते थे। और चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैं एक बात बता सकता हूँ दर्शकों के लिए। जो एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की थी बाबर ने, उसको मुगल एम्पायर नहीं बुलाते थे, उसको टिमुरिड गुरखानिया बुलाते थे। ये आपने बुक में लिखा है। हाँ, वो टिमुरिड गुरखानिया था। और उनको मुगलों से बहुत नफरत था। मुगल मतलब चंगेज खान के साइड से आ रहे हैं, जो कि बाबर के माता के साइड से, और बाबर के पिता के साइड से टिमुरिड्स आ रहे हैं। सो तैमूर बहुत इम्पोर्टेंट ये पैट्रियार्क था उनके पूरे सिस्टम का। और उसके मन में हमेशा से ये ख्वाब था कि मुझे तैमूर के अनफिनिश्ड काम को पूरा करना है, मतलब भारत जाकर के मुझे एक एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट करना है। ये बहुत ही राइटफुल है। और हाँ, उसने भारत को कभी अपना घर की तरह नहीं देखा। उसका घर प्यार नहीं हुआ उसे। प्यार उसको उस तरह से प्यार या कनेक्शन नहीं था। और इनफैक्ट ये सारे टिमुरिड्स के साथ था, क्योंकि उनके लिए समरकंद सब कुछ था। बाद में भी जब हम आगे बढ़ते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, सभी के सभी एक कैंपेन करने की कोशिश कर रहे थे कैसे समरकंद को वापस पा सकें। और हिंदुस्तान में कभी उन्होंने अपने घर की तरह नहीं देखा, ये जस्ट एक स्टेशन था उनके लिए। लेकिन खैर, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, बाबर के मन में पूरा एस्पिरेशन था कि मुझे हिंदुस्तान जाना है, अमीर तैमूर के सपने को पूरा करना है। और धन दौलत तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, क्योंकि वो जब यहाँ पे आया तो धन दौलत बहुत सारे एक्सपोर्ट भी होते थे। समरकंद गए, काबुल गए, इट हैपेंड। दिल्ली में आने के बाद
जब उसने पानीपत के युद्ध के बाद वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी कि जो वेल्थ थे वो यहाँ से उठ करके समरकंद ले जाए गए, घोड़ों में भर करके काबुल ले जाए गए। ऐसा बोलते हैं कि काबुल में हर इंसान को कम से कम एक चांदी का सिक्का मिला था, कम से कम, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो पानीपत के युद्ध के बाद जैसे भारत में क्या होता था कि अगर युद्ध हुआ है कहीं पे, युद्ध के बाद आपने जो जो भी वेल्थ आपके हाथ में लगा है वो जनता के बीच में बांट दिया जाता था। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने वो सारे वेल्थ को उठा करके वो ले गया। लेकिन वो तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एज फार एज उसके कैंपेन्स आर कंसर्न, अपने कैंपेन को लेकर के वो पूरी तरह सीरियस था कि तैमूर के ड्रीम को पूरा करना है, उसको टैक्सेस ज़्यादा वसूलने ताकि वो अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि किसी भी एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे लगते हैं, लोग लगते हैं। वो ये भी बताता है कि भारत में सबसे डोसाइल लोग हैं, मतलब आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, आप जैसे बोलेंगे वो काम करेंगे। सोना है और लोग हैं, और उससे एम्पायर बिल्ड किया जा सकता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो नालंदा, बाबर जब आए तो नालंदा नहीं था उस वक्त, जला चुके थे पहले, लेकिन नालंदा की तरफ कभी बाबर ने ध्यान दिया? हाँ, नालंदा के बारे में बाबर बात करता है जब उसका कैंपेन बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि वहाँ पे भी लोगों के मेमोरी में अभी भी, क्योंकि नालंदा का जो विध्वंस हुआ वो 1192 या 1203 में हुआ है, ये 2 साल बताया जाता है। और बाबर का जो कैंपेन है ईस्टर्न इंडिया में, वो तकरीबन 1528 वगैरह के आसपास चल रहा है। सो 1528 और इसके बीच में तकरीबन 320 साल का गैप है, 320 या 325 साल का। लेकिन फिर भी बाबर का ऑब्जर्वेशन, लोगों की मेमोरी में नालंदा है। नालंदा एक ऐसा विहार है जो एग्जिस्ट करता था। विहार का मतलब प्लेस ऑफ स्टडी, यूनिवर्सिटी जो है, ये उसके मेमोरी में था। और उसने कभी ये ग्लानि नहीं जताया कि डिस्ट्रक्शन हुआ तो बुरा हुआ या नहीं। इसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसके दूसरे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन उसने अपने मेमोरी में ये ज़रूर बताया है कि लोगों के मेमोरी में नालंदा अभी भी आता है और एक विहार एग्जिस्ट करता था। ये बाबर ने खुद ऑब्जर्व किया था। जब बाबर यहाँ आया, इन्वेजन हुआ, 2 बार उसने ट्राई किया, फिर तीसरी बार में, आई थिंक तीसरी बार में उसको एक्चुअली ये 5वां कैंपेन था। मतलब अटेम्प्ट 3 बार वो ऑलमोस्ट भारत में घुस, 2 बार ऑलमोस्ट भारत में घुस चुका था, 2 बार बिल्कुल घुस नहीं पाया, और 5वीं बार में वो आ गया था, पूरी तरह से आ गया था। उस वक्त साउथ के रीजन में क्या चल रहा था, वहाँ की डायनेस्टीज क्या कर रही थी? हाँ, सो यहाँ पे एक जो पूरा सेटअप था भारत का इस तरह से है, जो खुद इसने डिफाइन किया है बाबर ने। विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया से ऊपर तक राणा सांगा का वो जिक्र करता है। वो मालवा में मोहम्मद लोदी की बात करता है। फिर दिल्ली में तो डेफिनेटली इब्राहिम लोदी बैठे हुए हैं। बंगाल के दूसरे शासकों की वो बात करता है जो भी, सो वहाँ पे 5-7 शासकों का वो बात कर रहा है, 7 किंग्स। 7 किंग में से 5 किंग जो वो खुद बताता है मुस्लिम है, और 2 किंग जो हैं वो हिंदू हैं। जो 2 किंग हिंदू हैं वो एक विजयनगर एम्पायर वाले हैं, एक है जो राणा संग्राम सिंह है, और बाकी के जो 5 हैं वो मुस्लिम किंग हैं, जिसमें से मालवा के राजा हो गए, इब्राहिम लोदी दिल्ली में हो गए, बंगाल में। इसके बारे में वो बता रहा है। लेकिन उस समय तक भारत के अंदर एक जो वो कॉन्शियसनेस था राष्ट्र का, या फिर एक पूरे सूत्र में बंधे रहने का, वो कहीं ना कहीं बिखर रहा था। लेकिन उसको राणा सांगा बांधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो चित्तौड़ से बढ़ करके उन्होंने मालवा उनके अंडर आ चुका था। उसके बाद वो गुजरात की तरफ बढ़ रहे थे, और राणा संग्राम सिंह ने अपने एम्पायर को काफ़ी एक्सपैंड कर लिया था। और इनफैक्ट बाबर नामा से हमको ये भी पता चलता है कि बाबर के मन में राणा संग्राम सिंह के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था। अच्छा। और उसका ये मानना था कि अगर कोई सबसे बड़ा राजा कोई पूरे भारत का है तो वो महाराणा संग्राम सिंह है, या राणा संगा जिसे हम उनको बुलाते हैं। आपने बाबर को, मुझे लगता है, उसके चरित्र को बहुत करीब से जाना है। उसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स स्थापित करना, भारत से जो हमारे जितना संपदा थी वो वापस ले जाना, या फिर वो कहीं ना कहीं
कल्चरल एसेंस में भी इंटरेस्टेड था कि मैं जानूं कि भारतवर्ष क्यों सोने की चिड़िया कहलाता था, कहाँ से इनके पास इतना वेल्थ है, इन सब चीज़ों में वो इंटरेस्टेड था। इंक्विजिटिवनेस तो थी बाबर के अंदर, वो बिल्कुल क्योंकि सोने चांदी ने डेफिनेटली उसको मोटिवेट किया था कि उसको अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, उसको एक एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट करना है, और इसके लिए भारत एक सोने की चिड़िया नज़र आ रहा था उसको। और उसको कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल समझा जा सकता है कि बाबर को भारत की जो वेल्थ बनाने की जो प्रोसेस थी, जैसे भारत एक ऐसा देश था जो वेल्थ बनाता था। वेल्थ बनाने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग ट्रेड में या फिर जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते थे इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ उस एरा में, लेकिन लोग काफ़ी एंटरप्रेन्योर होते थे उस वक्त में भी। और इन सारे एस्पेक्ट को भी बाबर ने जताने की कोशिश किया है बाबरनामा में, कि यहाँ के लोग कैसे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लास की वो बात कर रहा है जो बिजनेस क्लास है यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है। और उसने पहले के इन्वेजन्स की भी बात की है, जैसे गजनी गोरी वो क्यों यहाँ आए थे, उनके आने की वजह क्या थी। तो इन सब चीज़ों को बता करके वो क्लियरली ये डिनोट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत हमेशा से वो राष्ट्र रहा है जहाँ पे अथाह संपत्ति है। और भारत ने सिर्फ बाबर को ही नहीं, उससे पहले सबसे पहले अगर हम देखें तो अलेक्जेंडर को, या फिर हर किसी के लिए सोने की चिड़िया थी, हर किसी को। ये जो बुक का सब टाइटल है द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान, ये सिर्फ बाबर का नहीं था, हर एम्परर का ये था कि उसको क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान जाना है, ये क्वेस्ट हमेशा से था। और सोने की चिड़िया तो एक मेजर रीज़न हो ही सकता है। ऑफ कोर्स आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स थी वगैरह, वो सब थी। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस होल नोशन दैट भारत एक ऐसा देश है जो सबसे अनोखा है, सबसे अलग है, यहाँ पे मुझे जाना है। और इनफैक्ट जब हम इसकी बात करें तो मैं ग्रीक्स के बारे में ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ग्रीक्स का जो मंसूबा था भारत आना था, क्योंकि ये उनका वो ये सोचते थे कि इंडिका या इंडिया के बाद विश्व का अंत हो जाता है। सो यहाँ उनको पहुँचना, उसके बाद विश्व नहीं है। और ये सब प्राइमरी सोर्सेज से हमको पता चलता है। तो भारत हमेशा से एक अनोखा देश रहा था। और अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि भारत पॉलिटिकली टाइड अप नहीं था उस आइडिया से, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर जब भारत का डिस्क्रिप्शन करता है, वो एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन करता है जो विष्णु पुराण में है। हिंदुस्तान का मतलब वो जो डेफिनेशन देता है, हिंदुस्तान शुरू होता है हिमालय से, 3 साइड से वो समुद्र से घिरा हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन बाबर ने खुद दिया हिंदुस्तान का, जब वो इन राजाओं की बात कर रहा है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। उसने ये भी बात की है कि पहले आक्रांताओं ने हमेशा सक्सेस इसलिए पाई क्योंकि भारत के लोग फ्रैगमेंटेड थे, वो मिलकर के लड़ते नहीं थे। लेकिन फिर भी वो भारत को एक ऐसा ज्योग्राफिक इंटाइटी बता रहा है। अगर हिंदुस्तान को वो डिफाइन कर रहा है, हिमालय से लेकर के 3 साइड से वो समुद्र से घिरा हुआ है। और दिस एग्जैक्टली यही वो डेफिनेशन है भारतवर्ष का, जो विष्णु पुराण में भी आता है, लेकिन थोड़े अलग तरह से उसको एक्सप्रेस किया गया है। अगर मैं पौराणिक इतिहास में जाऊं, शुरुआत से जो हम भारतवर्ष को भारत का भारत जो था, हमेशा से हमने देखा एक आइडियोलॉजी भारत की और भारतीयों की रही है, और वो मुझे अभी भी दिख जाती है आभास जी। आत्मसात करने की जो एक हमारे अंदर क्या कहते हैं, एक गुण है हमारे अंदर, करुणा का गुण है, दया का गुण है, कि सबको समेट लो। नो मैटर कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई किसी भी रिलीजन का है, कोई किसी भी भगवान को फॉलो करता है, लेकिन हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, और बाबरनामा में बाबर ने भी कहा कि हम एकता हम में नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे आक्रमणकारी आए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सबको समेट कर चलना चाहते थे, इस वजह से हमने उन पे भी विश्वास किया और उनको आने दिया। ये हुआ था, इसमें मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, क्योंकि जो भारतीय सिविलाइजेशन है ये बिल्कुल यूनिक है। और एक बहुत पहले एक फिल्म में गाना आया था, ये शायद बॉर्डर का गाना है, जहाँ पे बॉर्डर या एलओसी किसी का ये गाना था, जहाँ पे शुरुआत ऐसे होती है कि वो ये बताते हैं गाना में कि आक्रांता आए यहाँ पे और यहाँ के बन के रह गए। मैं इसी से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सारांश उसका ये था कि जब बाद में जब दुश्मनों ने अटैक किया तो सारे मिल करके खड़े हो गए, क्योंकि भारत की मिट्टी ने हमको ये सिखाया है कि हम किसी में डिफरेंस नहीं करते हैं।
ये हमेशा से एक इंटीग्रल थॉट प्रोसेस रहा है। लेकिन ये एक इमोशनल बात है और शायद हम सब इस इमोशन के साथ जीते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि कई बार ये एक बहुत बड़ा सेटबैक बन गया हमारे लिए। हमको हमेशा ये लगता था कि एक दूसरे आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले वाला क्या बड़ी बात है, क्योंकि हम इतने डाइवर्स हैं। जैसे भारत में जो हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैं इसको रिलीजन बेस पे नहीं लेता हूँ। मेरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहने का मतलब ये है कि भारत की ज्योग्राफी इतनी डाइवर्स है, उसके वजह से आप अगर ज्योग्राफी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप जी नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे धर्म का डेफिनेशन जो होता है, धर्म का डेफिनेशन ये है कि हम रितम को फॉलो करने के लिए, रितम जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसको फॉलो करने के लिए जो बिहेवियर लेकर के आते हैं वो धर्म है। धर्म का डेफिनेशन वो है। और रितम कॉस्मिक ऑर्डर है, उसका मतलब ये है कि अगर नदी बह रही है तो बहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते, वो रितम है। और ये जो कॉस्मिक ऑर्डर को रिस्पेक्ट करने का क्वेस्ट है, आप यूनिफाइड हैं इस थॉट से कि आपको रितम को रिस्पेक्ट करना है, वो डाइवर्स बनाता है आपको। क्योंकि आप कश्मीर में गर्म कपड़े ही पहनेंगे, राजस्थान में आपको अलग तरह के कपड़े पहनने हैं, आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो आपको अलग तरह के कपड़े पहनेंगे, खान पान वगैरह सब अलग है। क्योंकि हम सब ने यूनिफाइड होकर के ये डिसाइड किया है कि हम रितम को रिस्पेक्ट करेंगे। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो इसी माइंडसेट की वजह से जब हमको दूसरी आइडियोलॉजी आते हुए भी नजर आती थी तो कई बार हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, एक अलग थॉट प्रोसेस के लोग आ रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के बाहर जितने भी सिविलाइजेशन थे वो काफ़ी मोनोक्रोमैटिक थे। मोनोक्रोमैटिक होने कहने का मतलब एक ही रंग में रंगे हुए। अगर फ्रांस में सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग ही रहते हैं, अगर आप कहीं पे जिस नेशन स्टेट से बने थे इस बेसिस से बने थे कि कौन क्या यूनिक आइडेंटिटी थी। हमारी यूनिक आइडेंटिटी थी डाइवर्सिटी। और जब जो एक रंग में रंगे रहने वाले लोग हैं जब हमारे साथ आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली ये पसंद नहीं करते कि डाइवर्सिटी हो, लेकिन हम डाइवर्सिटी पसंद करते हैं। तो अब ये थोड़ा रेडिकल एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं देना चाहूँगा। मेरे पास कोई एग्जाम्पल उदाहरण आ नहीं रहा है कि एक नदी के तीर पे अगर एक हिरन पानी पी रहा है और एक शेर पानी पी रहा है, ये हो नहीं सकता। ये एक नेचुरल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये ऐसा होता ही है, ऐसा ही ये नेचर का लॉ है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो हम वो हिरन थे कई बार जो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हिरन को भी इस बात का आभास होता है कि वो शेर है शायद, लेकिन हमको इस बात का आभास नहीं था। और इस वजह से बहुत सारे इन्वेजन्स ऐसे हुए जब हमने उनको होने दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे उदाहरण हैं। बाबर के समय में स्पिरिचुअली एम्पावर या तौर तरीके क्या थे? क्या तब हवन यज्ञ ये सब हुआ करते थे, वो अलाउ करते थे? नॉट टू दैट एक्सटेंट। लेकिन पॉइंट ये है कि बाबर का जो रेन था वो उतना बड़ा नहीं था। वो सिर्फ 4 साल का रेन था, 5 साल का रेन था, और वो छोटे से एरिया को तो फॉलो किया होगा ना हुमायूं ने, अकबर हाँ, ने। हुमायूं ने, अकबर ने, सब ने फॉलो किया। और अब जैसे इन सारे कैरेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है। जैसे अकबर को मैं ये मानता हूँ वो बड़ा ही श्रूड पॉलिटिशियन था, वो एक बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन था। उसको ऑफ कोर्स शुरू में रिलीजन से ही वाज टेकन ओवर, लेकिन बाद में उसमें काफ़ी परिवर्तन आता है। और उसका ये मकसद था कि मुझे सबसे बड़ा होना है। उसकी मंशा थी कि मुझे कैलिफ बनना है और खलीफा, हाँ खलीफा बनना है। अकबर का ये मंशा था, लेकिन जब ये मंशा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त ऑटोमन्स खलीफा हैं, तो अकबर ने सोचा कि मैं अपना एक रिलीजन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, इसलिए दीन इलाही आता है। सो ये कोई एक श्रूड पॉलिटिशियन ही कर सकता है, जो उसका पर्पस है कि मुझे एक फाउंडिंग फादर ऑफ रिलीजन होना है, सबसे टॉप में बैठना है, इसलिए उसने रिलीजन बनाया था। अब हुमायूं की बात करें तो हुमायूं एक बेचारा कैरेक्टर था। मतलब बाबर के एम्पायर इस्टेब्लिश करने के बाद वो उसको बहुत ही स्ट्रांगली आगे लेकर के नहीं जा सकता है। उसको पर्शिया जाना होता है, वहाँ पे पर्शियंस के साथ लेकर के वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इनफैक्ट वो सुन्नीज़म से शियाइज़म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि उसको पर्शियंस का हेल्प मिल सके। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अकबर के बाद पॉलिसीज़ काफ़ी एक्सट्रीम हो गई थी। अब जैसे वो हम जहांगीर की बात करें या शाहजहाँ की बात करें, शाहजहाँ और जहांगीर, जैसे जहांगीर की मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे दिमाग में सलीम आता है, दिलीप कुमार आते हैं, लेकिन कहानी थोड़ी अलग थी।
कहानी ऐसी थी कि जो सलीम ने या फिर जहांगीर ने जो पहला रेगुलेशन पास किया था वो ये था कि आगे मंदिर नहीं बनाए जा सकते हैं। शाहजहां ने भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया, औरंगजेब ने इसको एक अलग लेवल पे लेकर के वो चला गया था। अकबर के शुरुआती दौर में ये रिलीजियस फर्वसनेस थी, लेकिन उसके आखिरी के 20-30 साल काफ़ी अलग थे। वो लोगों को मिला करके लेकर चलना चाह रहा था। उसका पर्पस ये नहीं था कि वो लोगों का अच्छा चाह रहा है, लेकिन ही वॉज अ पॉलिटिशियन, उसको अपने साम्राज्य को फैलाना है, इसीलिए इस तरह के नोशंस उसके मन में आए। लेकिन बाबर ने हमको ऐसे इंस्टेंसेस दिए हैं, एक बार उसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है या फिर वो शासक बन चुका है यहाँ का, जहाँ पे वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रहा है चीज़ों को, मतलब उसके एक बार उसकी शासन आ जाती है तो, और ये सब वो अपने इंस्क्रिप्शन से बहुत क्लियरली बता रहा है। क्या भारत की संस्कृति की कोई भी छाप इन शासकों पे पड़ी? फ्रैंकली स्पीकिंग अकबर पे थोड़ी सी पड़ी थी, एंड मे बी बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल एम्बिशन। कई बार हम भी कई राजनेता को देखते हैं कि वो उस आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उन पे छाप बन जाती है, वो इस महफिल में दिखेंगे, उस महफिल में भी दिखेंगे, ये होता रहता है। लेकिन जब तक वो शासन में नहीं आते, कई बार उनका रंग बिल्कुल अलग होता है। तो अकबर बिल्कुल एक ऐसे पॉलिटिशियन की तरह ही था, वो हर रंग में रंग जाता था क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। लेकिन बाकी के किसी भी रूलर के अंदर उस तरह की छाप उतनी इंटेंसिटी से नहीं आई। और हमने कुछ कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं जो अक्सर आते हैं कि देयर वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी वगैरह, लेकिन दिस इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। ये उतना कुछ तथ्य नहीं है। हालांकि भारत ने उनको अपनाने की कोशिश किया, ये भारत की विशेषता रही है कि हम दोनों हाथ खोल करके सबको गले लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उस तरफ से नहीं था। एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, हम अगर आज के समय में आज के मोरल कंपास से या हमारे मोरल कंपास से वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड को कंपेयर करने की कोशिश करें, ये पॉसिबल नहीं है। उनका एक अपने कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, वो अपने साथ जी रहे हैं उनकी आइडियाज़ के साथ। हम अपना आइडिया ना उनके ऊपर थोप सकते हैं, ना हम भी ये चाहते हैं कि वो अपना आइडिया हमारे ऊपर ना थोपें। लेकिन उनका आइडिया हमारे ऊपर ना थोपने का मतलब है हम डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन ये वही बात हो गई कि अब अगर कोई डाइवर्सिटी में बिलीव नहीं कर रहा है और आप डाइवर्सिटी में बिलीव कर रहे हैं, तो क्या ये मेल संभव है? और इसलिए वो मेल कभी हो नहीं पाया था, और वो मेल कभी हुआ नहीं। और इसीलिए कई बार जब गंगा जमुनी तहजीब की भी बात आती है, तो वो एक ऐसे फसाड की तरह है जो उसमें सिर्फ सबमिशन, अगर आपने सबमिट किया है तो आप गंगा जमुनी तहजीब में बिलीव कर सकते हैं। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपके लिए गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल नहीं है। आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा के बारे में जितना मैंने लोगों से बात किया है, तो जो वहाँ के बहुत हिडन ग्रंथ थे जिसमें सारी टेक्नोलॉजी, साइंस और सारा वेदों का विजडम मौजूद था और डिकोडेड वर्जन में मौजूद था। कुछ तिब्बत ले गए, जो वहाँ के मंक्स थे वो अपने साथ ले गए, और आज तक जनरली लोगों को नहीं पता है कि वो ग्रंथ कहाँ हैं। कुछ चाइना के पास है, कुछ रशिया के पास है, ये एक थ्योरी है। तिब्बत वाली पे तो खैर मेरी बहुत सारे तिब्बतन मंक से बात हुई है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वहाँ है। क्या कभी मुगलों ने या इस लीनिएज में, जो बाबर के लीनिएज है, इन्होंने कभी वेदों में, स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट दिखाया कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, भारत इतना समृद्ध कैसे बना? और आपने कहा सब बिजनेस करते थे उस वक्त, हम सोने की चिड़िया ही बिजनेस करके बने, ट्रेड बहुत होता था, तो कहीं ना कहीं से तो वो विजडम आ रहा था। एक ये ऐसा काल था, मुगल काल, जहाँ पे वो पिक कर रहे थे भारतीय सिविलाइजेशन से, भारतीय ट्रेडिशन से, बट हम उस समय तक इतने टूट चुके थे। जैसे मैंने बिजनेसमैन का एग्जांपल दिया, तो वो लोग अलाई भी बने मुगल्स के। अच्छा। वो अलाई बने उनके साथ दे करके, क्योंकि उनको शासन अगर चलाना है तो आप लोगों के अगेंस्ट जाकर के शासन नहीं चला सकते हो। तो अगर कई बार ये भी उदाहरण हमारे सामने आता है कि औरंगजेब के शासन में भी बहुत सारे हिंदूज थे उनके ये में, तो उसके भी बहुत पॉलिटिकल रीज़न थे, क्योंकि आप रातों रात पूरा, क्योंकि शाहजहाँ के समय से, अकबर के समय से जो चले आ रहे थे वो कंटिन्यू हुआ था, वो अचानक से नहीं तोड़ा जा सकता है। और अगर आपको अपना शासन चलाना है तो आपको अपने लोगों को साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो इस वजह से ये होता था। लेकिन इन्होंने यहाँ से ज़्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश नहीं किया, वो कोशिश भी नहीं थी,
क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये भी थॉट था कि अगर यहाँ पे सोना है, ये भारत सोने की चिड़िया है, वो खुद को सिविलाइजेशनली हमेशा से अपग्रेडेड मानते थे। और इसलिए बाबर भी जब कई बार यहाँ के पहनावा के बारे में टिप्पणी करता है तो वो हमको थोड़ा इंफीरियर की तरह ही समझते थे। और इसीलिए जब उनके कोर्ट में भी बहुत सारे लोग तुरान से होते थे, ईरान से होते थे, लेकिन भारतीय बहुत कम होते थे। और यहाँ पे मैं रिलीजन के एंगल को लेके आने का कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ नेशनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे ईरानी तुरानी होते थे, भारतीय या हिंदुस्तानी मुसलमान भी बहुत कम होते थे। तो उनके अंदर एक अपने आप में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी। किस और चीज़ की? कि हम पर्शियन थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं। हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था इन लोगों का? बाबर अकबर तो इलिटरेट था। बाबर काफ़ी इलिटरेट था, इनफैक्ट जहांगीर भी और औरंगजेब भी। सो ये सारे काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे एक्सेप्ट अकबर। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पढ़ाई की थी तो वो बाबर। और इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली जो तैमूर के बाद से, तैमूर का एक बेटा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी था उस इलाके का। और तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो हम देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे, भारत में आपने नालंदा का जिक्र किया, लेकिन भारत में उस दौर में यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन रहे थे। ये वो दौर था जब वेस्टर्न वर्ल्ड में इनलाइटमेंट आ चुका है और एजुकेशन पे बहुत फोकस हो रहा है, साइंस बहुत वोग में है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश नहीं हो रहे थे। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो हो रहा था वो खुद के महलों को ज़्यादा चमकाने में, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर बने, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर निकल करके आए। लेकिन एक आर्किटेक्चर, मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ तो ये बोल सकता हूँ कि आर्किटेक्चर का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि आपने एक बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जो बहुत ही सुंदर है। उस आर्किटेक्चर का एक पर्पस होना चाहिए। अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह बनाई होती तो शायद जो एक डाउनफॉल हुआ भारत के नॉलेज बैंक में, वो शायद नहीं होता। और इनफैक्ट अबुल फजल ने तो ये कहा है कि अकबर के काल में साइंस कहाँ चला गया है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट इट। अबुल फजल बोल रहे हैं कि साइंस गायब हो चुका है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम है। तो समृद्धि बढ़ाने के लिए बहुत फोकस था, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो फोकस नहीं था। और भारत में अभी भारत के जब हम आर्किटेक्चर को देखते हैं, हम बहुत हम्बल आर्किटेक्चर बनाते थे। हमने इजिप्शियंस की तरह बहुत बड़े बड़े या ग्रीक की तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए। लेकिन उसका कारण ये था कि हम हमेशा हमारे थॉट प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग सबसे ऊपर नहीं है, सब कोई एक साथ चलते हैं। हर जानवर का महत्व है, हर पेड़ पौधे का महत्व है। और इसीलिए हमने जो आर्किटेक्चर भी किया वो बहुत हम्बल आर्किटेक्चर हम बनाते थे। तो लेकिन जब आर्किटेक्चर इस दौरान हुआ, जो मुगल काल के दौरान, वो बहुत ही जायनरमस होने लगे, काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आने लगे जिसमें ह्यूमिलिटी भी बहुत कम थी। आप अगर ह्यूमन प्रपोर्शन के कंपैरिजन में वो जो बिल्डिंग का प्रपोर्शन होता बहुत मैमोथ होता था। तो वो जो धार्मिक इथॉस था, एक इंसान को सबसे बड़ा, इंसान के क्रिएशन को उतना बड़ा नहीं दिखाने का, वो कम होता गया। लेकिन हाँ, हमको अच्छे बिल्डिंग्स मिले, अच्छे इमारत मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला, सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही हमारा पर्पस नहीं है। हमारा ये भी पर्पस है कि उस बिल्डिंग का पर्पस क्या है। वो बिल्डिंग कुछ एजुकेशनल पर्पस नहीं सर्व कर रहे थे, साइंस का प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। सो इन अ वे इट वाज नॉट अ वेरी ग्लोरियस टाइम। लेकिन हमने उनको एसिमुलेट करने की कोशिश किया शायद, लेकिन हमारे शासकों ने वो हमको रिटर्न नहीं किया। बाबर के टाइम पे बाबर को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन लगता था कि अगर ये जब तक है तब तक मैं पूरा भारत तो कब्जा नहीं कर सकता? राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा। यस। और राणा सांगा एक बहुत बड़े वॉरियर थे, बहुत बड़े वॉरियर। और बड़े वॉरियर होने की वजह से ही उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके ऊपर भारी पड़ा युद्ध में। और ऑफ कोर्स बाबर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया था, तोपें थी उसके साथ, तो उससे चीज़ें बहुत बदल गई थी। तो हाँ, ये कारण था। लेकिन राणा सांगा को एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था बाबर।
मैंने ना बहुत सारे हिस्टोरियन से महाभारत काल पे भी बात की है। एक तरफ अब जब हम महाभारत काल देखते हैं जहाँ पे हमारे पास ब्रह्मास्त्र जैसी टेक्नोलॉजी थी, मैं उस टेक्नोलॉजी पे नहीं बात करूँगी, बट थी तो हमने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा है जिसके साक्ष्य सनौली वगैरह सब जगह, अब तो हमारे पास पूरी आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के पास साक्ष्य हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। उस वक्त हमारे पास इतने बड़े बड़े पावरफुल हथियार थे, हम इतनी बड़ी लड़ाइयाँ कर लेते थे महाभारत जैसी, और उसके बाद एक काल ऐसा आया कि हम तोपों के आगे हार गए। तो ये जो डिक्रीज़ हुई हैं चीज़ें, आपने कभी इस पे जानने की कोशिश की कि ये काल एकदम से उस काल से हम इस काल में कैसे आ गए? हाँ, ठीक इसी चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था कि उस समय तक भारत का जो इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट था वो काफ़ी घट चुका था, और जो भारत अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था या फिर जो एक्सप्लोरेशन थे जो रिसेंट टाइम तक चलते रहे, क्योंकि इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि जब वेस्ट और मिडिल ईस्ट क्रूसेड और जिहाद में पड़ा हुआ था, हम यूनिवर्सिटीज़ बना रहे थे। दूसरे जगह पे लोग क्रूसेड करने के लिए जाते थे, हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे, चाहे वो नालंदा हो, विक्रमशिला हो, उससे पहले तक्षशिला हो, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी हमारे पास। तो अगर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहेगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप ऑटोमेटिकली ऑलरेडी किल हो चुका है, और इस वजह से वेपन्स में भी हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके। इनफैक्ट गन पाउडर भारत में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी उसकी बात की है। कई बार लोग बोलते हैं कि गन पाउडर चाइना से आया था, नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। गन पाउडर हमारे पास पहले से था, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे, रॉ नॉलेज थी, हम उस पर बिल्ड ज़्यादा नहीं कर पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्वेजन्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो इन्वेडर्स थे उनके लिए ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं थी। और जब आप इन्वेजन से जूझ रहे हैं, जैसे मैं एक रिसेंट टाइम का एग्जांपल दूंगा, जब भारत की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पहले, तो लोगों का फोकस क्या होता था? एक मिडिल क्लास फैमिली ये चाहती थी कि बच्चा बस बड़ा होकर के इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये सब प्रॉस्पेक्ट नहीं था कि आप फैशन डिज़ाइन पढ़ सकते हैं, कि कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि पहले आपको अपने आप को समृद्ध बनाना है, तो बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो पहले जो ह्यूमैनिटी की भी पढ़ाई होती थी, इट वाज जनरली डन बाय वेरी रिच पीपल, क्योंकि उनके पास बैकअप है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन अभी वैसा नहीं है, चीज़ें बदल रही है। जब कोई रिसोर्स होते हैं, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, तो चीज़ें आसान होती है। तो जैसे उस वक्त रिसेंट टाइम तक हमारी इकोनॉमी ख़राब थी, ठीक उसी तरह से जब इन्वेजन्स हो रहे थे, हमारे पास ऑलरेडी दूसरी क्राइसिस है, तो हमारे पास निपटने के लिए और भी बहुत कुछ था। तो हमारा फोकस बिल्कुल शिफ्ट हो चुका था। फोकस ये था कि हम सर्वाइव कैसे करें। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से हमारी टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट रुक सी गई थी। हाँ, बस पता है, आपसे बात करके इस पूरे एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल हिस्ट्री में चली गई हूँ। एंड थैंक गॉड कि मैं 21वीं सदी में पैदा हुई हूँ और इस भारतवर्ष में, सनातन वर्ष में पैदा हुई हूँ, जहाँ पर हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी है, हमारे पास विजडम भी है, और सबसे बड़ी ताकत हमारी जो आज सबकी ताकत बन के उभर रही है, स्पिरिचुअलिटी। तो हम वापस उस पथ पर आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और आपने बहुत मेरे दर्शकों के लिए आज बहुत ये ज्ञानवर्धक वीडियो रहा होगा, उनको बिल्कुल हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जाने। क्योंकि कई बार क्या होता है ना आभास, हम पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल लगती हैं चीज़ें, लेकिन आज के दौर में युवा पॉडकास्ट के ज़रिए, रील्स के ज़रिए जान रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ज्ञान आप कहीं से भी हासिल करिए, बट ज्ञान होता है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आई नो आपके लिए ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा होगा हिस्ट्री के बारे में, जिस तरीके से हमने जाना, आभास जी ने जिस तरीके से हम बताया उस बाबर के, मुग़ल के काल को, और वहाँ पे कैसी हमारी सांस्कृतिक विरासतें थीं, क्या उन्होंने कुछ अडॉप्ट किया, नहीं किया। आपके कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे ये भी बताइएगा। और साथ ही अगर आपकी कोई राय है मुग़लों के बारे में, उस दौर के बारे में कोई रिसर्च है, वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।